नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। आज जो मैं आप सभी को टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो आपके सिलेबस में तो है ही, इसके अलावा जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे आजकल के समय में यूपीएससी के फैन हैं, बहुत सारे बीपीएससी के फैन हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एसएससी वगैरह की तैयारी करते हैं, उनके लिए भी ये जो टॉपिक है वो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के टॉपिक का महत्व आप इस बात से समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया मतलब पूरा वर्ल्ड एक तरह से समझिए कि एक समय ऐसा था कि वो उपनिवेशवाद के चपेटे में आया हुआ था। अब ये उपनिवेशवाद शब्द जो है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, कहां हुई, कैसे हुई और किन किन देशों ने इस उपनिवेश के कारण अपने आप में एक बहुत बड़ी कठिनाईपूर्ण जीवन को जिया है या फिर पूरा देश ने इसको झेला है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है उपनिवेशवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उपनिवेशवाद। आज मैं आप सभी को उपनिवेशवाद के बारे में ही बड़े ही विस्तार से समझाने वाला हूं। उपनिवेशवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है, एक शासन करने का ऐसा तरीका है जिसमें एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे अपेक्षाकृत कमजोर क्षेत्र या देश पर अपना राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करता है। ध्यान से समझिए ये कहता क्या है, उपनिवेशवाद का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। उपनिवेशवाद ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा शासन करने का सिस्टम है, प्रणाली है, जिसमें एक शक्तिशाली देश, एक पावरफुल देश जो होता है, जो मतलब कि बहुत पैसे वाला हो, बहुत संपन्न हो, बहुत शक्तिशाली हो, वो क्या करता है, दूसरे देश पे जो उसके हिसाब से, जो पहले वाला देश होता है उसके हिसाब से कमजोर देशों के ऊपर या फिर किसी क्षेत्र पर अपना राजनीतिक आधिपत्य जमा लेता है, अपनी राजनीति को वहां पे थोपना चाहता है, या फिर उसके सांस्कृतिक को मतलब उनके देश के अंदर जो संस्कृति होता है या फिर उनके क्षेत्र के अंदर जो संस्कृति होता है उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके आर्थिक सुविधा को भी यह जो शक्तिशाली देश होता है वो अपने कंट्रोल में कर लेता है। तो यहाँ पे आपको एक बार में ये बातें समझ में आ गई होगी कि अगर आपसे पूछा जाए कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं तो आप बताएंगे उपनिवेशवाद एक ऐसी शासन प्रणाली या एक शासन करने का ऐसा तरीका है जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे देश जो कमजोर होते हैं उनके ऊपर अपनी राजनीतिक गतिविधियां थोपने लगता है, उनकी आर्थिक गतिविधियों को चेंज करके अपने हिसाब से देश को चलाने की कोशिश करता है, उनके संसाधनों को अपने कंट्रोल में ले लेता है, उनके संस्कृति को, उनके परंपराओं को बदलने की कोशिश करता है। इसका मुख्य उद्देश्य उपनिवेशित क्षेत्र के संसाधनों को अपने लाभ के लिए दोहन करना और अपनी शक्ति और समृद्धि को बढ़ाना होता है। अब आपके मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर उपनिवेशवाद लोग करते क्यों हैं, या कोई देश दूसरे देश के ऊपर उपनिवेशवाद जैसी स्थिति को उत्पन्न क्यों करता है। तो इसका मात्र कारण यही होता है कि एक शक्तिशाली देश अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए, अपने रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए ये सारे काम करता है, अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए काम करता है, ताकि वो जो दूसरा जो कमजोर देश है उनके ऊपर उनके संसाधनों का दोहन अपने लाभ के लिए कर सके। ये एक मुख्य कारण हो सकता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो विश्व के इतिहास में सदियों से चलती आ रही है। आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि ये नई प्रक्रिया है या हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। ये जो उपनिवेशवाद की प्रक्रिया है ये पूरे विश्व में आज से नहीं हजारों साल पहले से चलती आ रही है कि एक मजबूत देश या एक मजबूत राजा या एक मजबूत व्यक्ति दूसरे कमजोर व्यक्ति के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश करता है, अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश करता है, अपने धन दौलत को बढ़ाने के लिए दूसरे व्यक्तियों को परेशान करता है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझना है। लेकिन 15वीं से 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, यहाँ पे मुख्य रूप से हम फोकस करेंगे 15वीं से 20वीं शताब्दी के बारे में। तो इस दौरान जो यूरोपीय शक्ति थे, मतलब यूरोप के जो
देश थे, जो शक्तिशाली देश थे, उन्होंने क्या किया कि पूरे विश्व भर में उपनिवेशों की स्थापना अपने चरम स्थान पर किया। मतलब यूरोप के शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर, गरीब और असहाय देशों के ऊपर अपनी राजनीतिक गतिविधियों को थोपा, अपनी आर्थिक गतिविधियों को उनके ऊपर थोपा, उनकी संस्कृतियों को बदलने की कोशिश की। और सबसे ऊपर बात आता है कि इन कमजोर देशों के अंदर जो संसाधन मौजूद था, जो रिसोर्सेज मौजूद था, उनका भरपूर दोहन किया। मतलब बुरी तरीके से उपयोग किया, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। तो ये पूर्ण रूप से एक उपनिवेशवाद का आप समझ सकते हैं कि आप इसको उपनिवेशवाद के बारे में ऐसे आप दूसरों को भी समझा सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे उपनिवेशवाद से जुड़े हुए कुछ प्रमुख शब्दों के बारे में। कई बार आपने सुना है कि उपनिवेशवाद को अक्सर साम्राज्यवाद के साथ भ्रमित किया जाता है। भ्रमित करने का मतलब है दोनों के मतलब को, दोनों के मीनिंग को अलग अलग करके बताना। लेकिन यहां पे मैं बताऊंगा कि जो दोनों वर्ड है, चाहे वो उपनिवेशवाद हो या फिर वो साम्राज्यवाद हो, दोनों में जो अंतर है ना, वो बहुत छोटा सा अंतर है। दोनों में सूक्ष्म अंतर है। सूक्ष्म अंतर कहने का मतलब होता है दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेज नहीं है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। साम्राज्यवाद का अर्थ एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करना और पड़ोसी क्षेत्रों पर प्रभुत्व का विस्तार करना है। जैसे कि चाइना के अंदर आपने देखा होगा कि साम्राज्यवाद नीति अपनाता है। वो भारत की सीमाओं के अंदर घुसने की कोशिश करता है, अपने भूखंड को बढ़ाने की कोशिश करता है। और उपनिवेशवाद में कुछ ऐसा है कि वो दूसरे देशों पे कब्जा करके क्या साबित करना चाहता है, यही बातें तो होती है। तो यहाँ पे आप समझिए कि साम्राज्यवाद का अर्थ एक विशाल साम्राज्य का निर्माण करना है, अपने क्षेत्र को बढ़ाना है और पड़ोसी क्षेत्र जो होते हैं, उसके अगल बगल के जो देश होते हैं, उस पे अपना प्रभुत्व कायम करना है। अब ये प्रभुत्व कायम कैसे होता है? या तो राजनीतिक तौर पे हो जाए, आर्थिक तौर पे हो जाए, सांस्कृतिक तौर पे हो जाए। और यही सेम तीन जो कंडीशन है, ये तो हमारे उपनिवेशवाद में भी होता है। जबकि उपनिवेशवाद में सीधे तौर पर किसी क्षेत्र पर विजय प्राप्त करना, वहां उपनिवेश स्थापित करना, उसके संसाधनों का शोषण करना शामिल है। अब इसमें जो सूक्ष्म अंतर के बारे में बताया है, तो उपनिवेशवाद में ऐसा कहा गया कि डायरेक्टली हम किसी राज्य, देश या किसी क्षेत्र को जीत लेंगे, उस पर कब्जा कर लेंगे, जैसे भी हो। लेकिन साम्राज्यवाद में क्या होता है कि हम धीरे धीरे अपने क्षेत्र को बढ़ा के दूसरे के ऊपर कब्जा करके, फिर यही तीन कंडीशन मैं उसके ऊपर भी लगाऊंगा। सबसे पहले उसके ऊपर राजनीति अपनी बनाऊंगा, फिर उसके आर्थिक शोषण करूंगा, फिर उसकी संस्कृति को चेंज करूंगा। तो सूक्ष्म अंतर है, बहुत कम ही अंतर है। इसके अलावा उपनिवेशवाद में विजेता देश जो होता है, वो विजित देशों की सामाजिक, भौतिक संरचना और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह बदला जा सकता है। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट बात क्या आया, उपनिवेशवाद में जो विजेता देश होता है, जो दूसरे देश को जीतता है, और जो देश हार जाता है, जो उसके कंट्रोल में आ जाता है, उसे हम विजित देश कहते हैं। ये अपने से कमजोर देशों को जीतने के बाद वहां के सामाजिक, भौतिक संरचना और अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बदल सकता है। और कई बार देखा गया है कि बदल भी दिया जाता है, जो अक्सर एक लंबी प्रक्रिया होती है। और ये बात भी आपको याद रखना है, जब भी उपनिवेशवाद होता है तो कोई ऐसा शॉर्ट टाइम नहीं होता, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, जिसके अंदर आप एक पूरी देश के राजनीति को बदल दो, पूरे देश की आर्थिक संरचना को बदल दो, पूरे देश के अंदर सांस्कृतिक संरचना को बदल दो। इसमें एक लंबी प्रक्रिया लगती है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा दूं कि भारत एक विजित जगह था जिस पर इंग्लैंड अर्थात गोरे लोगों ने अपना उपनिवेशवाद फैलाया। तो एक लंबी प्रक्रिया के बाद उन्होंने हमारे भारत के अंदर भारत की संस्कृति पर आघात किया, भारत की राजनीतिक संरचना पे आघात किया, भारत की आर्थिक संरचना पे आघात किया। भारत जो सोने की चिड़िया कही जाती थी, इनके संसाधनों का भरपूर दोहन किया। तो ये सारी बातें जो हैं वो उपनिवेशवाद के अंदर आपको समझना है। कई बार आपसे एग्जाम में उपनिवेशवाद के विशेषताओं के बारे में भी पूछा जाता है, क्योंकि एग्जाम में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के पूछना ये एक आम बात है।
तो यहाँ पे यदि आपसे पूछा जाए कि उपनिवेशवाद की विशेषताओं के बारे में बताएं, तो वहां पे भी आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि उपनिवेशवाद एक बहुत बड़ा सिस्टम था और कई सौ सालों तक यूरोपियन जो कंट्रीज थे, जो मजबूत शक्तिशाली पैसे वाले देश थे, वो कई सारे गरीब देशों के ऊपर अपना उपनिवेश फैलाने की कोशिश किया और कई सारे देशों को अपने कंट्रोल में रखा है। अब हम बात करेंगे कि आखिर उपनिवेशवाद की विशेषताएं क्या क्या है, इसीलिए मैंने एक टॉपिक ऐड किया है इसमें कि आखिर उपनिवेशवाद की विशेषताओं को हम कैसे समझ सकते हैं, हम कैसे इस पे चर्चा कर सकते हैं कि आखिर उपनिवेशवाद तो आपने समझ लिया, उपनिवेशवाद क्या होता है, कैसे फैलाया जाता है, क्या क्या इसके अंदर कड़ियां होती है, लेकिन अगर आपसे प्रश्न इसके विशेषताओं के बारे में पूछा जाए तो अब हम इसके विशेषताओं वाले मुद्दों के ऊपर बात कर लेते हैं। अब हम उपनिवेशवाद की विशेषताओं में सबसे पहला विशेषता देखेंगे, जो है राजनीतिक नियंत्रण। मैं आपको जब समझा रहा था कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं, तो उसमें मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि उपनिवेशवाद एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी सिस्टम या एक ऐसा शासन करने का चरण है, स्टेप है, जिसमें एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देशों के ऊपर सबसे पहले क्या करता है, राजनीतिक नियंत्रण करता है, उस पर अपनी राजनीति को थोपने की कोशिश करता है। तो देखिए, मातृ देश उपनिवेशित क्षेत्रों की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लेता है। अब देखिए, मातृ देश कहने का मतलब है कि जो शक्तिशाली देश है वो अपने से कमजोर देशों के अंदर की जो शासन व्यवस्था होती है, जो सरकार होता है, चाहे जो भी हो, डेमोक्रेसी हो, राजतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, जनतंत्र हो, सबसे पहले वो अपने कंट्रोल में उसे ले लेता है और अपने कंट्रोल के हिसाब से वहां की शासन व्यवस्था को चलाना शुरू करता है। अपनी इच्छा अनुसार कानून तथा नीतियां लागू करता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को अपने कंट्रोल में लेता है तो वहां की राजनीति को चेंज करके सबसे पहले वहां पे अपने हिसाब से, अपने तौर तरीके से वहां की राजनीति को चलाना शुरू करता है और फिर वहां के जो नीति नियम कानून होते हैं, जो नीतियां होती है, जो प्रिंसिपल होते हैं, उसको बदल के वो अपने फायदे के अनुसार या फिर अपने इच्छा के अनुसार वहां के कानून को बदल के दूसरे कानूनों को लागू करना शुरू कर देता है, जिससे शक्तिशाली देशों को फायदा हो। राजनीति के ऊपर तो चर्चा हो गया। अब दूसरे नंबर पे जो बात आता है वो आता है आर्थिक शोषण के बारे में, क्योंकि एक शक्तिशाली देश जो है वो दूसरा स्टेप उठाता है कि उसको आर्थिक शोषण करना शुरू करता है। उपनिवेशों के प्राकृतिक संसाधनों, श्रम और बाजारों का उपयोग मातृ देश के आर्थिक विकास के लिए किया जाता है। अब ध्यान से समझिए कि जब शक्तिशाली देश उसको अपने कंट्रोल में लेता है तो उसके बाद वहां का जो श्रम हो गया, वहां के जो बाजार हो गए, तो इनका उपयोग वो शक्तिशाली देश अपने फायदे के लिए करता है, अपने देश के आर्थिक विकास के लिए करता है या फिर अपनी संस्था और अपने ग्रुप के विकास के लिए करता है, जिससे उपनिवेशित क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पिछड़ जाती है। अब जिस जगह को वो अपने कंट्रोल में लिया है, एक शक्तिशाली देश जिस जगह को अपने कंट्रोल में लिया है उसे उपनिवेशित कहते हैं, और जो उसके ऊपर अपना शासन कर रहा है वो उपनिवेश कहलाता है। तो ये उपनिवेशित क्षेत्र जो होते हैं, इनके बाजार पर भी उनका कंट्रोल है, इनके श्रम पे भी उनका कंट्रोल है, इनके रिसोर्सेज पे भी उनका कंट्रोल है, और वो सारे कंट्रोल इसलिए लिए जाते हैं ताकि उनकी अर्थव्यवस्था को मतलब कि फायदा मिले, उनकी अर्थव्यवस्था आगे पहुंचे, और इस चक्कर में जिनके ऊपर ये कंट्रोल करता है उनकी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन पिछड़ जाती है। जैसे कि आपने भारत की अर्थव्यवस्था को देखा, जब यहाँ पे गोरों का शासन था, अंग्रेजों का शासन था, तो किस प्रकार से उन्होंने हमारे यहाँ के संसाधनों का भरपूर दोहन किया और अपने फायदे को ज्यादा देखते थे, हमारे भारत की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल कंगाल कर दिया था। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। अगला स्लाइड हमारा कहता है सांस्कृतिक परिवर्तन। अब सांस्कृतिक परिवर्तन क्या है? हमने राजनीतिक परिवर्तन को देख लिया, हमने आर्थिक परिवर्तन को देख लिया, अब हम उपनिवेशवाद में तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है सांस्कृतिक परिवर्तन, इसके बारे में देख लेते हैं। उपनिवेशवादी अक्सर अपनी भाषा, धर्म, शिक्षा प्रणाली
और जीवन शैली को उपनिवेशित लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। ये चीजें काफी कॉमन सी आपको मिलेगी। जब एक शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन व्यवस्था डालता है या फिर उसे अपने कंट्रोल में लेता है, उसके बाद वो क्या करता है, अपनी भाषा को उस कमजोर क्षेत्र के ऊपर लागू करने की कोशिश करता है, अपने धर्म को वहां पे लागू करने की कोशिश करता है, अपने यहाँ पढ़ाए जाने वाले शिक्षा प्रणाली को लागू करने की कोशिश करता है, साथ ही साथ जीवन शैली, कपड़े, खान पान, इन सभी को उपनिवेशित क्षेत्रों में जबरन लागू करने की कोशिश करता है। जैसे कि हमारे भारत का एग्जाम्पल मैं फिर से लेता हूं। हमारे भारत में पहले इस प्रकार के कपड़े नहीं थे, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं थी, इस प्रकार के भोज्य पदार्थ नहीं थे। लेकिन जब हमारे यहाँ उपनिवेशित हुआ, जब हम क्या हुए, अंग्रेजों के गुलाम हुए, तो उन्होंने भाषा के नाम पर हमारे भारत में अंग्रेजी थोप दिया, धर्म के नाम पर उन्होंने ईसाई धर्म थोप दिया, शिक्षा प्रणाली में काफी उन्होंने बदलाव कर दिया। जीवन शैली की बात करें तो खान पान, कपड़े, रहने सहने की लाइफ स्टाइल, टाई, जूता, ये सब जो है इन्होंने ऐसे ही चेंज कर दिया। तो ये सब एक एग्जाम्पल होता है जब एक उपनिवेश वाले क्षेत्र में, उपनिवेशित क्षेत्र जो होता है उसके ऊपर वो शक्तिशाली देश इन सभी चीजों को लागू करता है, जिससे स्थानीय संस्कृति और पहचान को नुकसान होता है। क्या होता है, जो हमारे यहाँ पहले से संस्कृतियां चलती आ रही होती है या फिर जो तौर तरीका खाने पीने पहनने का होता है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, क्योंकि जो शक्तिशाली देश हैं वो चाहते हैं कि उस क्षेत्र में उनकी लाइफ स्टाइल को जिया जाए, उनके द्वारा जो भोज्य पदार्थ खाया जाता है वही भोज्य पदार्थ इन लोगों को भी खाना होना चाहिए। इसके अलावा कपड़े, रहन सहन, भाषा, ये सारी चीजें वो शक्तिशाली देश जो है इन कमजोर देशों के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो सांस्कृतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट हमारा कहता है जनसंख्या का विस्थापन। जनसंख्या का विस्थापन मतलब होता है एक जगह पर रहने वाले व्यक्तियों को अपना वो जगह छोड़ के दूसरी जगह पर जाना पड़े, तो इसे हम विस्थापन कहते हैं। देखिए, कई बार उपनिवेशवादी अपने लोगों को उपनिवेशित क्षेत्रों में बसाते हैं। जब ये बड़े मजबूत देश दूसरे कमजोर देशों के ऊपर कंट्रोल लेते हैं तो क्या करते हैं, अपने लोगों को उस क्षेत्र में लाके बसाने की कोशिश करते हैं, अपने यहाँ के लोगों को उस जगह पे लाके रखने की कोशिश करते हैं, जिससे जो वहाँ के स्थानीय लोग होते हैं, जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे लोग होते हैं, जिनका वो क्षेत्र होता है, पैतृक जगह होता है, उनकी आबादी का विस्थापन होता है। फिर वो जो स्थानीय लोग हैं वो वहां की जगहों को छोड़ के जाने लगते हैं। इसी को मुख्य रूप से हम विस्थापन के नाम से जानते हैं। और उनकी भूमि और उनकी संसाधनों पर उनका अधिकार कम हो जाता है। अब जब उन्हें जगह छोड़ना पड़ता है तो उनका वो जमीन छूट जाता है, उनके संसाधन छूट जाते हैं, उनके घर परिवार छूट जाते हैं, और बाद में फिर जो लोग वहां पे आके रहने लगते हैं, जो शक्तिशाली देश के लोग वहां पे आके रहने लगते हैं, वो धीरे धीरे इनके संसाधनों पर, इनके जमीनों पर अपना कब्जा कर लेते हैं। तो और पुराने लोगों का अधिकार जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता जाता है। और ये सारी चीजें अगर आप भारत के अंदर रख के देखो तो आपको एग्जाम्पल के तौर पे बड़े ही आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से गोरों ने इंग्लैंड के लोगों को भारत में लाके बसाने की कोशिश किया, कई सारी बस्तियां बनाया, और फिर जो स्थानीय लोग हुआ करते थे उनको अपनी जगह, संसाधन और संपत्ति को छोड़ के अपने स्थान से दूसरे स्थान पर भगा दिया जाता था। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सैन्य शक्ति का उपयोग। अब सैन्य शक्ति के उपयोग को भी समझना जरूरी है। सेना का मतलब आपको पता है कि आर्मी के पावर का उपयोग किया जाता है उपनिवेश स्थापित करने के लिए और उसे बनाए रखने के लिए। सैन्य शक्ति का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब आप एक शक्तिशाली देश हो और दूसरे कमजोर देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हो तो हो सकता है कि वहां की जनता इसका विरोध करे। इसलिए जो शक्तिशाली देश है वो सैनिकों का इस्तेमाल करते हैं, आर्मी का इस्तेमाल करते हैं, पावरफुल पुलिस का इस्तेमाल करते हैं, या फिर अपनी गैंग रखते हैं, जिससे क्या होता है कि उनको अपनी सत्ता स्थापित करने को और उसको बनाए रखने के लिए उस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसलिए बड़े पैमाने पर सैन्य शक्ति का उपयोग वहां पे किया जाता है, ताकि अगर कोई कमजोर व्यक्ति या कमजोर क्षेत्र वाले लोग उसके खिलाफ
आवाज उठाएं तो वो अपने सैन्य शक्ति और अपने मतलब गोले बारूद कह लीजिए, जो भी कह सकते हैं, जो पावरफुल लोगों के पास होता है, उसके माध्यम से इन कमजोर और गरीब लोगों को दबाया जा सके, इनके विद्रोह को दबाया जा सके और उनकी जो शक्ति है वो कंटिन्यू वहां पे बनी रहे। अभी तक जितनी भी बातों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया है उसमें हमने उपनिवेशवाद को समझ लिया है। उपनिवेशवाद के अलावा हमने उपनिवेशवाद की विशेषताओं को भी समझा है, किस प्रकार से उपनिवेशवाद दूसरे कमजोर गरीब देशों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने के बाद किन किन फैक्टरों के ऊपर चेंजिंग करता है। अब हम जान लेते हैं कि उपनिवेशवाद का इतिहास क्या रहा है, उपनिवेशवाद की शुरुआती समय क्या रही है, कैसे एक शक्तिशाली देश दूसरे देश के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करता है। तो अब सबसे पहले हम इसके हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं, इसके शुरुआती समय के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार से उपनिवेशवाद की उत्पत्ति हुई और इसका प्राचीन इतिहास किस प्रकार का है। उपनिवेशवाद शब्द जो है वो कोई अभी का नहीं है, या फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये कोई आधुनिक घटना है जो 40-50 साल या 10-20 साल पहले उत्पन्न हुआ है और अभी के समय में वर्तमान समय में ऐसी परिस्थितियां चल रही है। नहीं, उपनिवेशवाद कोई आधुनिक घटना नहीं है। प्राचीन काल में भी यूनानी और रोमनों ने उपनिवेशवाद स्थापित किए थे। देखिए, प्राचीन समय जब बात यहाँ पे यूनान के लोग और रोमन के लोगों की हो रही है, उस समय भी उपनिवेश का सिस्टम था, उपनिवेशवाद चल रहा था। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि कई शक्तिशाली राजा जो थे वो दूसरे कमजोर राजा के ऊपर अटैक करते थे, हमला करते थे, उनके राज्य को जीतते थे और उसे अपने राज्य में मिला लेते थे। तो आप इसे थोड़ा सा साम्राज्यवाद के रूप में भी जान सकते हो। लेकिन वहां पे जो वो चेंजिंग होती थी, वहां पे जो वो उनके आर्थिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को, जो संस्कृति थी उसको बदलने की जो प्रक्रिया थी, वो कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के सिस्टम में आएगा। हालांकि आधुनिक उपनिवेशवाद की शुरुआत 15वीं शताब्दी में यूरोपीय शक्तियों द्वारा खोजों के युग, एज ऑफ डिस्कवरी के साथ हुई। अब यहाँ पे आपको समझना है कि आधुनिक अगर आप कह लो कि उपनिवेशवाद की उत्पत्ति तो 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के बीच हुई, जब अलग अलग देशों की खोज की जा रही थी। अलग अलग लोग जो थे वो अलग अलग जगहों पर जाके नए नए देशों की खोज कर रहे थे। इसी को हम खोजों का युग या फिर एज ऑफ डिस्कवरी के नाम से भी जानते हैं। इसी समय से शुरुआत होती है उपनिवेशवाद का। जब एक देश को खोजा जाता था तो खोजे जाने वाले लोगों के द्वारा कोशिश किया जाता था कि उस देश पर अपना आधिपत्य जमा लिया जाए। ऐसा ही कुछ हुआ। स्पेन और पुर्तगाल ने पहले अटलांटिक, फिर अमेरिका, फिर अफ्रीका और फिर एशिया में उपनिवेशवाद स्थापित किए। शुरुआत में क्या हुआ, जब एज ऑफ डिस्कवरी चल रहा था तो स्पेन जो देश है या फिर पुर्तगाल जो देश है, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का खोज किया और उसके ऊपर अपना आधिपत्य जमाया, जिसमें एक नंबर पे आपको अटलांटिक है, फिर दूसरे नंबर पे अमेरिका आता है, तीसरे नंबर पे अफ्रीका आता है और एशिया के भी कई सारे ऐसे देश थे जहां पे इन लोगों ने उपनिवेश स्थापित किया, अर्थात इनको अपने कंट्रोल में लिया। कब हुआ ये सब? 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम जैसे यूरोपीय शक्तियों ने विश्व के अधिकांश हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। शुरुआत में तो आपने देखा कि स्पेन और पुर्तगाल के द्वारा ये सारी चीजें शुरू हुई, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया तो बाकी देश भी पीछे नहीं रहे। ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और बेल्जियम ने, यूरोपीय शक्ति तो थे ही, बहुत मजबूत देश थे, इन्होंने बहुत सारे अलग अलग देशों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और यहीं से शुरुआत होता है उपनिवेशवाद का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उपनिवेशवाद का आधुनिक समय जो है वो 15वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के बीच को माना जाता है। लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद की अगर हम बात कर लें तो ब्रिटिश साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा औपनिवेशिक साम्राज्य बन गया। ध्यान से समझिए कि जो ब्रिटिश थे वो दुनिया के सबसे बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य के रूप में जाने लगे, जिसमें भारत का नाम आता है, कनाडा का नाम आता है, ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है, अफ्रीका का नाम आता है। इनके बड़े हिस्से और कई अन्य क्षेत्रों पर इनका शासन था। मतलब कि ब्रिटिश जो थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के अलावा, भारत नंबर 1 पे आता है, कनाडा भी है नंबर 2 पे,
ऑस्ट्रेलिया है नंबर 3 पे, अफ्रीका है 4 नंबर पे। इनके सभी क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं ब्रिटिश का शासन था। इसीलिए कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी के बाद सबसे बड़ा उपनिवेशवाद वाला जो देश था वो ब्रिटिश को ही माना जाता है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने यहाँ की राजनीतिक संरचनाओं को बदला, यहाँ के आर्थिक संरचनाओं को बदला, यहाँ के सामाजिक संरचनाओं को बड़े ही गहराई से प्रभावित किया है। बड़े गहराई से प्रभावित करने का मतलब है कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था जो थे उसको इन्होंने पूरी तरह से बदल दिया। किसने? ब्रिटिशों ने। इसके अलावा सामाजिक मान्यताओं को बदला, हमारे यहाँ की संस्कृतियों को बदला, भाषा को बदला, मतलब कि कई प्रकार की चीजों को ना बहुत बुरी तरह से इन्होंने प्रभावित किया है। किसने? ब्रिटिश ने। हालांकि कनाडा, अफ्रीका और एशिया के कई सारे अन्य देशों पर भी इनका शासन था, लेकिन ब्रिटिशों के द्वारा सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश भारत ही था, जिसपे इसका बहुत ही गहरा और अमिट छाप लगा हुआ है। हमने उपनिवेशवाद के इतिहास के बारे में पूर्ण रूप से समझ लिया। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है उपनिवेशवाद के कारण। ऐसे कौन कौन से कारण है जिसके कारण उपनिवेशवाद होता है? एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देशों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। वीवीआई पॉइंट रहेगा आपके इस पूरे टॉपिक में कि उपनिवेशवाद के कारण क्या होते हैं, किन किन फैक्टरों के कारण एक शक्तिशाली देश दूसरे कमजोर देशों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। यदि हम उपनिवेशवाद होने के कारण की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे आता है हमारे पास कि आर्थिक कारण हो सकता है। आर्थिक कारण के कारण भी एक शक्तिशाली देश दूसरे देशों के ऊपर अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश करता है। संसाधनों की खोज, यूरोपीय देशों को कच्चे माल जैसे कि कपास हो गया जिसके लिए वो भारत में टिक गए, मसाले हो गए जिसके कारण वो भारत में टिक गए, खनिज भी हमारे भारत से उन्होंने बहुत लूटा, धातु भी बहुत लूटा, तो इसकी आवश्यकता थी। अब ध्यान से समझिएगा, संसाधनों की खोज यूरोपीय देशों को कच्चे माल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। यूरोप के अंदर जितने भी शक्तिशाली देश थे उनके पास कच्चे माल का अभाव था, इसीलिए वो अलग अलग देशों पर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए आधिपत्य जमा रहे थे, जिसमें उनको कपास चाहिए, मसाले चाहिए, खनिज चाहिए, धातु चाहिए, जो उन्हें उपनिवेशों से मिलता था, जिसपे वो अपना आधिपत्य जमा के रखते थे। जिन कमजोरों देशों के ऊपर वो अपना कंट्रोल बना के रखते थे, उनसे ये सारी चीजें उनको पूरा हो जाता था, जिससे उनके यहाँ व्यापार बहुत अच्छे से होता था। वो चीजों को खरीद बेचकर अच्छा मुनाफा कमाते थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति जो थी वो दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही थी। तो आर्थिक कारण भी हो सकता है सबसे पहले नंबर 1 पे, जिसके कारण एक देश जो है वो दूसरे देश को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करता है। अगला टॉपिक हमारा कहता है नंबर 2 पे बाजारों की तलाश। उन्हें मार्केट भी चाहिए था चीजों को खरीदने बेचने के लिए, जहां से वो मुनाफा कमा सके। तो बाजारों की तलाश जो है वो नंबर 2 पे आएगा। औद्योगिक क्रांति के बाद यूरोपीय देशों को अपने निर्मित उत्पादों को बेचने के लिए नए बाजारों की तलाश थी। अगर कोई देश या कोई कंपनी किसी प्रकार के प्रोडक्ट या उत्पाद का निर्माण करता है तो उसका निर्माण करने का मुख्य कारण क्या होता है कि उसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, आम पब्लिक के बीच में रखा जाए, जिससे उनका वो चीज जो है वो बिके और बिकने के बाद उनको प्रॉफिट हो। तो औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ कि जो ये यूरोपीय देश थे, जो शक्तिशाली देश थे, मैं ब्रिटिश की बात कर लेता हूं, तो ये जो कच्चा माल से सामानों को बना रहे थे, इनके द्वारा बनाए गए सामान को बेचने के लिए बाजारों की आवश्यकता थी। उपनिवेश इन उत्पादों के लिए तैयार बाजार प्रदान करते थे। जो देश के ऊपर ये अपना आधिपत्य जमा रखे थे, जिनको इन्होंने अपने कंट्रोल में रख रखा था, जिनको इन्होंने अपना गुलाम बना रखा था, इन जगहों पर जाकर ये अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों को बेचते थे। इनको बाजार यही देश जो थे वो मुहैया करवाते थे, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति सही होती थी। क्योंकि अब कच्चा माल लेके इन्होंने जो चीजें बनाई है, इसको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होगी। इन बाजारों की तलाश के लिए ये अलग अलग देशों के मार्केट पर, बाजारों पर अपना आधिपत्य जमा के रखते थे, ताकि इनके द्वारा बनाया गया प्रोडक्ट आसानी से उन बाजारों में बिक सके। अगला पॉइंट हमारा कहता है पूंजी निवेश। अब पूंजी निवेश भी महत्वपूर्ण रहेगा। इन्वेस्टमेंट, अब इनके पास कई सारे देशों का कंट्रोल था, कई सारे देशों के संसाधन इनके हाथ में थे, इनके हाथों में बाजार था। तो अब ये पूंजी निवेश करना चाहते थे, इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। उपनिवेशों में निवेश के अवसर थे।
अब जितने भी उपनिवेश वाले देश थे वहां पे इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमाने का अवसर इन शक्तिशाली देशों के पास था, जहां यूरोपीय पूंजीपति लाभ कमा सकते थे। जो यूरोप के शक्तिशाली देश थे जिन्होंने दूसरे दूसरे देशों के ऊपर अपना कब्जा कर रखा था, जैसे मैं ब्रिटेन की बात कर लूं तो ये लोग क्या करते थे कि ऐसे जो इनके आधिपत्य में देश आए हुए थे इनके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते थे, फैक्ट्रियां लगाते थे, बाजार लगाते थे, खेती करवाते थे और उससे वो मुनाफा कमाते थे। तो तीसरे नंबर पे आप पूंजी निवेश कह सकते हैं, जो एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है उपनिवेशवाद के लिए। अब हम उपनिवेशवाद के अंदर कुछ राजनीतिक और रणनीतिक कारणों के बारे में भी चर्चा कर लेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो राजनीति के अंदर आता है, जो उपनिवेशवाद का मुख्य कारण बन जाता है, या फिर रणनीति के कौन कौन से कारण हैं। ये भी दो कारण जो हैं ये मुख्य रूप से कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के प्रमुख कारणों के रूप में ही जाने जाते हैं। तो ये भी जो पॉइंट रहेगा ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा कि राजनीतिक और रणनीतिक कारण बताइए उपनिवेशवाद के बारे में, क्योंकि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको डिटेलिंग करना हो तो कई सारे हेडिंग सब हेडिंग आपको उपयोग में लाने होंगे, उसको डिटेल करना होगा ताकि एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आप लिखते हैं तो उसके मार्क्स आपको पूरे मिल सके। तो आइए जान लेते हैं राजनीतिक और रणनीतिक कारण के बारे में। राजनीतिक और रणनीतिक कारण में सबसे पहले नंबर पे आता है शक्ति संतुलन। अपने पावर को बैलेंस करना, अपने शक्ति को संतुलित करना, देशों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने और अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए उपनिवेशों पर नियंत्रण एक महत्वपूर्ण कारण बन गया था। अब देखिए क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाना चाहूंगा कि जब आपके कोई पड़ोसी एक कार खरीद लेते हैं तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये बातें जरूर उभर के आती है कि मुझे भी अब एक कार लेना होगा क्योंकि मेरे पड़ोसी के पास एक कार है और मैं कोशिश करूंगा कि जो पड़ोसी के पास कार है ना उससे बेहतर कार लूं। अगर उसके पास ऑल्टो है तो मुझे अब चाहिए वैगनार, अगर वैगनार है तो मुझे होंडा सिटी चाहिए, और अगर पड़ोसी के पास होंडा सिटी है तो हमें थार खरीदना है, अगर थार है तो रॉयल्स रॉयल खरीदना है, ऑडी खरीदना है, BMW खरीदना है। तो ये सारी चीजें माइंड में कहीं आ जाती है। तो शक्ति संतुलन में आपको समझना है कि एक देश जब किसी देश के ऊपर अपना उपनिवेशवाद करता था, फैलाता था, उसे अपने कंट्रोल में लेता था, तो उसके पड़ोसी शक्तिशाली जो देश थे वो सोचते थे कि ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो जब वो एक देश पे कंट्रोल लेता था तो दूसरे 4 देश पे ले लेते थे। ऐसे करके वो अपने आप को शक्तिशाली और दुनिया में अपने आप की प्रतिष्ठा बढ़ाने के तौर पे वे अलग अलग देशों के ऊपर नियंत्रण रखना शुरू कर दिया, और ये एक उस समय की गतिविधियों में, उस समय के चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण ट्रेंड बन गया। हर एक देश दूसरे देश के ऊपर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि शक्ति प्रदर्शन और शक्ति संतुलन के अंदर ही आता है, अपनी शक्ति को बढ़ाना, अपने आप को ये दिखाना कि मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूं, वो नंबर 1 पे आएगा। अब हम दूसरे पॉइंट की बात कर लेते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा कहता है सामरिक महत्व। अब सामरिक महत्व क्या है? जैसे कि पहले आपने देखा कि शक्ति संतुलन था, शक्ति प्रदर्शन था। अब यहां पे देखिए कुछ उपनिवेशों का रणनीतिक महत्व था, जैसे कि व्यापार मार्गों पर नियंत्रण किया जा सके, सैन्य अड्डों की स्थापना की जा सके। सामरिक महत्व में रणनीतिक कंट्रोल को समझिए। रणनीतिक मतलब होता है रणनीति बना के किसी देश को अपने कंट्रोल में रखना। जैसे कि पहला क्या कह रहा है कि व्यापार मार्ग, कई बार आपको पता है कि उस समय ज्यादातर ट्रेन वगैरह नहीं था, हवाई जहाज वगैरह नहीं था, लोग ज्यादातर सामानों का आदान प्रदान, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो समुद्री मार्गों से करते थे। तो इन देशों का ऐसा मानना था कि उन समुद्री मार्गों पर अपना कंट्रोल रखो, बंदरगाह पे कंट्रोल रखो, पोर्ट पे कंट्रोल रखो, ताकि वो पूरा देश आपके कंट्रोल में होगा। साथ ही साथ ये क्या करते थे कि हवाई अड्डों और सैन्य अड्डों पर भी अपनी स्थापना रखते थे। हवाई अड्डा नहीं होगा, यहाँ पे सैन्य अड्डा होगा। सैन्य अड्डा कहने का मतलब है कि अगर देश का सैनिक आपके कंट्रोल में है तो पूरा देश आपके कंट्रोल में होगा। एक प्रकार से आप समझो 75% कोई भी देश का जो कंट्रोलिंग पावर होता है वो उसके सैन्य संगठनों से होता है। तो जब कोई उपनिवेश वाला देश अपने सैनिकों को वहां पे बैठा दे तो इसका मतलब है कि 70%, 75% वो उस देश को ऑलरेडी कंट्रोल कर रखा है। इसके अलावा जब वो व्यापार मार्गों को कंट्रोल कर ले तो 10-15% और बढ़ जाएगा, मतलब 80-85% तो वो देश को ऐसे ही कंट्रोल कर रखा है
तो इस प्रकार से सामरिक महत्व में आपको समझना पड़ेगा कि जो उपनिवेश वाले देश थे वो रणनीतिक महत्व को समझते थे और अपने उपनिवेशित देशों के अंदर वहां के सैन्य संगठनों को अपने कंट्रोल में रखते थे, वहां के व्यापार को अपने कंट्रोल में रखते थे, समुद्री मार्ग से होने वाले व्यापार को अपने कंट्रोल में रखते थे, बंदरगाह और पोर्ट को अपने कंट्रोल में रखते थे। ये उनका रणनीतिक महत्व हुआ करता था। अब मैं आपको अगले स्लाइड में लेके चलता हूं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सांस्कृतिक और वैचारिक कारण। देखिए, उपनिवेशवाद है, हमने कई सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा किया उपनिवेशवाद के बारे में, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उपनिवेशवाद के कारण, बहुत सारे कारणों के बारे में बताया, उपनिवेशवाद क्यों होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये आता है कि जब भी बात उपनिवेशवाद का होगा तो वहां पे कुछ सांस्कृतिक कारण भी होता है, कुछ वैचारिक कारण भी होता है। अब ये सांस्कृतिक कारण और वैचारिक कारण दोनों है क्या, इसके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर उपनिवेशवाद को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश की जाए तो वहां पे सांस्कृतिक कारण भी VVI नंबर पे आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, और विचारों का जो मेल होता है ये भी VVI होता है। ये दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों एक तरह से इन चीजों को समझने में, या फिर आप उपनिवेशवाद या उपनिवेशित देश के बारे में समझने में, ये दोनों चीजें आपकी मदद करेगा। अब हम जान लेते हैं सांस्कृतिक और वैचारिक जो विकल्प है हमारे पास, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है सभ्यता का मिशन। सभ्यता, आप सभी को पता होगा कि हमारी जो संस्कृति होती है इससे जुड़े हुए हमारे कई सारे कल्चर होते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, तो इसमें सभ्यता जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। यूरोपीय शक्तियों का मानना था कि वो पिछड़े समाजों को सभ्य बनाने के मिशन चला रहे। जो यूरोप के शक्तिशाली देश थे ना, जो यूरोप के पावरफुल कंट्री थे ना, जो दूसरे देशों के ऊपर अपने शासन व्यवस्था चलाने की कोशिश कर रहे थे ना, चाहे वो आर्थिक स्थिति में हो, सामाजिक स्थिति में हो, राजनीतिक स्थिति में हो, सांस्कृतिक स्थिति में हो, ये जो शक्तिशाली यूरोपीय कंट्रीज थे ये कह रहे थे कि पूरे विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो असभ्य हैं, जो अशिक्षित है, जहां पे डेवलपमेंट की जरूरत है, तो हम ऐसे समाजों को सभ्य बनाने के मिशन पर हैं। हम ये ठेका ले रखे हैं, ये शक्तिशाली देशों ने ठेका ले रखा था। इसे श्वेत व्यक्ति का बोझ, जिसे इंग्लिश में व्हाइट मैन्स बर्डन भी कहा जाता है। श्वेत व्यक्ति मतलब गोरे व्यक्ति, जो अंग्रेज थे, ब्रिटिश थे, इंग्लैंडी थे, जो ये गोरे व्यक्ति थे, इन्होंने कहा ये श्वेत व्यक्तियों का बोझ है, मतलब कि ये श्वेत व्यक्तियों के द्वारा किया गया एक ऐसा कर्तव्य मानते थे, मिशन मानते थे, जिसमें ये दूसरे देशों के लोगों को सभ्य बनाने का ठेका ले रखा था। इसीलिए इसे हम सभ्यता का मिशन के नाम से जानते हैं, जो सांस्कृतिक और वैचारिक परिवर्तन के अंदर सबसे अहम माना जाता है। अब हम आपको आगे की स्लाइड में लेके चलते हैं। आगे की स्लाइड में लेके जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहता हूं, आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि अब मैं YouTube पे देख रहा हूं कि काफी सारे टीचर ऐसे हैं जो वो मोटिवेशनल लाइंस नहीं होते हैं, जो बच्चों को एक तरह का सुरूर देता है, बच्चे मोटिवेट हो जाते हैं, ऐसे लाइन वाले टीचर बड़ा फेमस होते हैं। तो मैंने भी ऐसे सोचा है कि पढ़ाते पढ़ाते बच्चों को ऐसी लाइनें दो चार बतानी जरूरी है, जिससे हमारा भी थोड़ा भला हो जाए YouTube की फैमिली के सामने। ठीक है, आप लोगों का बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा आप लोगों ने प्यार दिखाया कि मुझे इस लायक बनाया कि आज मैं इस जगह पे खड़ा हूं और आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो देखिए, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी दुनिया में ऐसा व्यक्ति है जिसे कोई दूसरा व्यक्ति मोटिवेट कर सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति आज तक बना ही नहीं जो दूसरे व्यक्ति को मोटिवेट कर दे, जब तक कि वो व्यक्ति खुद न चाहे। और जब व्यक्ति खुद चाह लेगा ना, तो उसे दुनिया की कोई ताकत मोटिवेट नहीं करेगी, वो खुद मोटिवेट हो जाएगा। मेरे पास कुछ लाइनें हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, हालांकि मैंने लिख रखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। राह में खतरे हैं, राह में खतरे हैं, लेकिन ठहरता कौन है। समझिएगा, बड़े प्यारा लाइन है और आपको मतलब एक तरह का ये जोश उत्पन्न करके देगा। राह में खतरे हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। राह में खतरे बहुत हैं, लेकिन ठहरता कौन है। मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है। तेरे पूरे लश्कर के मुकाबले मैं अकेला खड़ा हूं, मगर फैसला मैदान में होगा
कि मरता कौन है। प्यारा लाइन है। अब ये क्या है मैं आपको बताता हूं कि हमें अपने कामों से डरना नहीं है, हमें अपने काम में पूरे जुनून के साथ लगा रहना है, पूरे विश्वास के साथ लगा रहना है। हमें पता है कि कामयाबी एक दिन जरूर मिलेगी। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक कहता है ईसाई धर्म का प्रचार या ईसाई धर्म का प्रसार। अब प्रसार का मतलब होता है फैलाना, लोगों के बीच में पहुंचाना। तो अब दूसरा पॉइंट ही हमारा कहता है ईसाई धर्म का प्रचार। अब देखिए, ईसाई मिशनरी ने भी उपनिवेशवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईसाई जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो कैथोलिक होते हैं, इन्होंने भी क्या किया, उपनिवेशवाद फैलाने में, दूसरे देशों को कब्जा करने में, दूसरे देश को अपने कंट्रोल में लेने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनका बहुत योगदान था। कैथोलिक जो थे ना, जो क्रिश्चियन जो थे ना, वो चाहते थे कि पूरी दुनिया ना बस ईसाई धर्म को फॉलो करे। अच्छा, हिंदू सब बेवकूफ है क्या? मुसलमान क्यों फॉलो करेंगे, हिंदू क्यों फॉलो करेगा, सिख क्यों फॉलो करेगा, बौद्ध क्यों फॉलो करेगा, जैन धर्म के लोग क्यों फॉलो करेंगे? लेकिन इनकी पूरी कोशिश थी कि ये ईसाई धर्म को इतना फैला दे कि पूरी दुनिया इनके धर्म को पालन करना शुरू कर ले। और ये उपनिवेशवाद का एक मुख्य कारण के रूप में जाना जाता है, क्योंकि वो ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। वो ईसाई धर्म को पूरी दुनिया में जितने भी उपनिवेशित देश थे, चाहे वो भारत हो या अन्य जितने भी देशों की मैं बात करूं, ये सब में कहीं ना कहीं ये इन्हीं धर्मों का प्रचार करना चाहते थे। देखिए, धर्म कोई भी बुरा नहीं है, मैं ईसाई धर्म को बुरा नहीं कहता हूं, लेकिन मैं जन्म से हिंदू हूं तो मैं हिंदू होने पर गर्व भी करता हूं। कई बार मैंने भारत में सुना, आप भी ध्यान से सुनिए, कई बार भारत में सुना कि हिंदू मुस्लिम में भाईचारा होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम को आपस में मिलकर रहना चाहिए। तो ये हर एक बार ये काम हिंदू ही क्यों करेगा, मुसलमान को भी करना चाहिए। अब एक बात बताओ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि नमाज के लिए जो जगह बनता है, इनका जो ये नमाज पढ़ने के लिए जो इनके होते हैं जगह होते हैं, आप मैं तो उसे मंदिर के तरह से ही देखता हूं, ये इसको मस्जिद कहते हैं। ठीक है, मान लिया तो मस्जिद में नमाज जो पढ़ा जाता है, सुबह शाम पढ़ा जाता है, 2-4 बार और पढ़ा जाता है, कोई मैं उतना उसके नॉलेज नहीं है। पूरे दिन तो माइक खाली रहता है। तो अगर भाईचारा बढ़ाना है तो माइक खाली है भाई, तुम्हारे पास पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, जब खाली रहता है तो हनुमान चालीसा बजा दिया करो ना, भाईचारा बना रहेगा। अगर आपका नमाज पढ़ने के बाद माइक खाली है, वो रिकॉर्डर खाली है, भोपू खाली है, चला दो दिन में हनुमान चालीसा, लोग भी समझेंगे कि यार हिंदू मुस्लिम भाई भाई। लेकिन ये हर बार का ठेका हिंदू ने तो नहीं ले रखा है ना। वापस हम टॉपिक पे आते हैं कि उपनिवेशवाद फैलाने के समय में ईसाई मिशनरियों का भी उपनिवेशवाद फैलाने में अहम योगदान था। ये पूरी दुनिया में चाहते थे कि इनके धर्म का प्रचार हो, इनके धर्म को पालन किया जाए, लोग ज्यादातर इन्हीं के धर्म को फॉलो करें। अगला टॉपिक हमारा कहता है जातीय श्रेष्ठता का विचार। जातीय श्रेष्ठता का मतलब होता है कि अपने आप को सभी जातों से बेहतर बनाना। हमारे भारत में ये शुरुआत से होता चला आया है कि हमारे जो 4 वर्ण हैं, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, तो हमेशा इन चारों को ऐसा लगता था कि हम श्रेष्ठ हैं तो हम श्रेष्ठ हैं। अब ब्राह्मणों को लगता है कि हम सबसे श्रेष्ठ हैं, क्षत्रियों को लगता है हम सबसे श्रेष्ठ हैं। और आजकल का जो ट्रेंड चला हुआ है, वो ट्रेंड आप देखो ना कितना मतलब भयानक है। मैं तो इसे भयानक ही कहूंगा। हर जाति कहता है हम श्रेष्ठ हैं, हर जाति कहता है मैं श्रेष्ठ हूं। मैं नया वो इंस्टाग्राम चलाने वाला टीचर हूं आपका, मतलब कि अब देखता हूं रील्स वगैरह, उसमें मैंने एक वो पढ़ा पोस्ट, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि आजकल के समय में खासकर ये सारी चीजें बिहार पे बहुत सेट होती है कि आजकल के समय में जितनी भी जातियां हैं वो सब कहती है कि हमारे पूर्वज ये महान, हमारे पूर्वज वो महान, हम श्रेष्ठ थे, हमारे पास ये था, हमारे पास फलाना ढिकाना, इनका डिमका सब था। तो भाई ये इतनी सारी चीजें जो आज हम इतिहास में पढ़ रहे हैं, इतनी सारी चीजें जो हमने देखा है, तो ये मतलब परेशान किसको किया गया? ये ऊंची जाति वाली जितने भी लोग थे, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिए जो थे, वो किसको परेशान किया? अगर आज सब अपने आप को श्रेष्ठ ही बता रहे हैं, आज हर जाति के लोग कह रहे हैं कि हम सूरवीर हैं, हमसे टकराओगे तो फलाना ढिमकाना सब हो जाएगा, तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय आज तक अत्याचार किए किस पे? इतनी सारी इतिहास का गवाह है, बुक्स हैं, नॉवेल्स हैं, क्या क्या नहीं है, फलाना ढिमकाना सब है। तो सब अगर आज के समय में सूरवीर ही है, सबके पूर्वज सूरवीर ही थे, तो प्रताड़ित हुआ कौन है? दबाया किसको गया था? आरक्षण की जरूरत किसको पड़ी? ये सारी चीजें समझने वाली बातें हैं। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना, इसे एक तरह से समाज में गलत मैसेज जाता है। हम अपने आप को सूरवीर ना कह के अगर समाज सेवी बन जाए, समाज के लोगों का भला करने के बारे में सोचे,
तो वो ज्यादा बेहतर होगा। जाति धर्म संस्कृति में ना उलझना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं आपको क्षेत्रीय कारणों के कारण बांट के ना अलग अलग कर देंगे। आप बस ये सोचो कि आप इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, और इंसानियत के नाते आपको समाज के सभी व्यक्तियों के साथ, सभी लोगों के साथ, पशु पक्षियों के साथ मानवीय व्यवहार करो। आजकल के समय में ये जो चल रहा है ना, ये सब नहीं होना चाहिए। जब बात जाति की श्रेष्ठता की आएगी तो याद रखना, यूरोपीय लोगों ने अपने जाति और संस्कृति की श्रेष्ठता का एक गहरा विश्वास था। यूरोप के जो लोग थे ना, उनको लगता था कि वो गोरे हैं तो ईश्वर ने उनको बनाया है, बाकी तो भारत में हम काले लोगों को पता नहीं ऐसे ही कहीं से आ गए हैं, ऐसा उन लोगों का मानना था। उन्हें लगता था वो श्रेष्ठ हैं, उनकी जाति श्रेष्ठ है, उनकी संस्कृति श्रेष्ठ है। इस बात का उनके पास बहुत विश्वास था, जिससे उन्होंने दूसरों पर शासन करने का अधिकार दिया। उनका मानना था कि मैं श्रेष्ठ हूं, ये गोरे लोग श्रेष्ठ हैं, इंग्लैंड के लोग श्रेष्ठ हैं, ब्रिटेन के लोग श्रेष्ठ हैं, ये गोरे हैं, ये लंबे चौड़े हैं, तो इनको ईश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि ये दूसरे व्यक्तियों पर शासन कर सके, कमजोर लोगों पर शासन कर सके। तो ये कहीं ना कहीं जातीय श्रेष्ठता जो है, ये भी एक मुख्य कारण होता है उपनिवेशवाद को फैलाने में। कई बार आपने अलग अलग देशों में देखो, तो मान लो ठीक है, मैं मानता हूं कि कुछ गोरे लोगों का देश है, कुछ काले लोगों का देश है, कुछ बिल्कुल काले लोगों का देश है, लेकिन बनाया गया सभी को ईश्वर के द्वारा ही है, प्रकृति ने बनाया है, नेचर ने बनाया है, सभी एक समान है, कोई श्रेष्ठ नहीं है। किसी को भगवान ने यह शक्ति नहीं दिया कि आप दूसरे व्यक्तियों पर जाके शासन करो, उसको अपने अंदर गुलाम बना के रखो, उसके ऊपर अधिकार जमाओ। ये सारी चीजें इसके अंदर दर्शाई जाती है। अभी तक जितनी चीजों के बारे में हमने पढ़ा वो सब कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद के बारे में ही था, लेकिन अब हम ये भी जान लेते हैं कि उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या पड़ा हमारे समाज में। उपनिवेशवाद से क्या इफेक्ट पड़ा, इसका तो सबसे बड़ा इफेक्ट आज आप देखते हो कि ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे जो नंगा नाच चल रहा है ना, जो नंगा नाच चल रहा है, मैं इसे नंगा नाच ही कहूंगा। जिस प्रकार से आज पैसों की भूख ने, लोगों को फेमस होने की भूख ने कपड़े उतारने पे मजबूर कर दिया। आप सभी बच्चे हो, हमें पता है, सभी ने इंस्टाग्राम का अकाउंट बना ही रखा होगा, सभी यूट्यूब पे शॉर्ट देखते ही हैं। आप सभी को पता है कि आज किस प्रकार से लड़कियां हो, ज्यादातर देखो, मैं दोस्त एक पार्टिकुलर लिंक को नहीं देना चाहता, लेकिन मैं गौर करता हूं ज्यादातर अभद्रता ना लड़कियों के द्वारा ही फैलाया जा रहा है। ये रील बनाने का इतना भूत कि कपड़ों का ध्यान नहीं है, शब्दों की मर्यादा नहीं है, माँ बाप का ख्याल नहीं है, संस्कृति की पहचान नहीं है। आप भारतीय हो और आपका जो बिहेव है, जो लक्षण है, वो एक वेश्याओं जैसी, एक वेश्याओं से भी गिरा हुआ, कि आपने अपने सारे कपड़े उतार दिए अपने आप को फेमस होने के लिए। एक समय हमारी भारत की संस्कृति यह मानती थी कि महिलाएं कपड़ों में खूबसूरत होती है, लेकिन आजकल की महिलाएं और लड़कियों ने यह मान लिया है कि बिना कपड़ों की खूबसूरती और ज्यादा बेहतर होती है। आप दिखाओगे, लोग देखेंगे, आप जितना दिखाओगे लोग उतना देखेंगे, लेकिन एक बात याद हमेशा आप रखना कि आप मर्यादा से बाहर चले गए और आपको देखने वाले लोग आपको उसी नजर से देखेंगे जैसे एक वेश्या को देखा जाता है। वेश्याओं का इस मामले में सम्मान करूंगा कि वो अपने किसी न किसी मजबूरी के कारण इस प्रकार के कामों को करती है, लेकिन आजकल की ये लड़कियां आईफोन लेके जो वीडियो बनाती है, जो ट्रेंड में आ जाती है, कपड़े उतार के, कपड़े कम करके, इनकी कौन सी मजबूरी है? क्या इनके पास भी कोई मजबूरी है क्या? ये भी मजबूर हैं क्या? ये अपने माँ बाप के सिर्फ पगड़ी उछाल रहे हैं। माँ बाप भी शर्मिंदा होगा, या फिर मुझे लगता है माँ बाप भी वैसे ही होंगे। तो अभी भी समय है, अपनी संस्कृति को संभाल लो, सुधार लो। और यही बिगड़ते हुए संस्कृति ना आज भारत में देखो केस पे केस आ रहा है। इंसान सुरक्षित ही नहीं है, कहीं भी सुरक्षित नहीं है। अगर आदमी घूमने जाए तो आतंकवादी मार देंगे, इंसान घूमने गया तो आतंकवादी मार देते हैं, इंसान शादी कर ले तो पत्नी मार देती है, इंसान घर में बैठे तो साला प्लेन आके ऊपर गिर जाता है। आदमी जाए तो जाए कहां, हनीमून पे जाता है, धक्का दे देती है। मर्दों का तो जीवन असुरक्षित हो गया। महिलाओं को बचाओ, महिलाओं को बचाओ, भाई कुछ पुरुष को ही बचा लो, नहीं तो सिर्फ ये महिलाएं क्या करेगी, ऐसे इंस्टाग्राम पे तांडव करेगी। तो ये सारी बातें हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, उपनिवेशवाद के प्रभाव को देखते हैं
कि आखिर उपनिवेशवाद जो हुआ इसके प्रभाव भारत में क्या हुए, कौन कौन से इफेक्ट देखने को मिला, किस किस प्रकार के बदलाव हुए, सांस्कृतिक बदलाव हुए, वैचारिक बदलाव हुए, खान पान में बदलाव हुआ, रहन सहन में बदलाव हुआ, बहुत सारी चीजों के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अगर एक शक्तिशाली देश किसी दूसरे देश को अपने कंट्रोल में लेता है, उपनिवेशित बनाता है, तो उनके पूरे सिस्टम को ही चेंज कर देता है। जैसे आज हमारे भारत का पूरा सिस्टम चेंज हो गया, लोगों को खाने के लिए पिज्जा बर्गर मोमोज चाहिए, रोटी चावल दाल में किसी का इंटरेस्ट नहीं है, बच्चों को मोबाइल चाहिए, देखने के लिए रील चाहिए, और रील में वही भद्र भद्र पुरुष कपड़े उतार के आएंगे और नंगा नाच करेंगे और दुनिया देख के खूब मजे लेगी। हम तो ये भी कहते हैं भाई कि ये इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब के कुछ गाइडलाइन को चेंज करो। मैं भले ही यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूं कि जिस प्रकार के ये कंटेंट आजकल प्रोवाइड कर रहे हैं यूट्यूब पे, ये भारत की संस्कृति के लिए नहीं, पूरी दुनिया की संस्कृति के लिए सही नहीं है। मतलब एक फिल्म में अगर कुछ अभद्र दिखाया जाए तो उसे सेंसर बोर्ड चेक करता है कि इसे कौन से कैटेगरी में डाला जाए, A+ में, B+ में। और यहां तो सोशल मीडिया पे नंगा नाच चल रहा है, इसके लिए भी कुछ गाइडलाइन होनी चाहिए ना। इसके लिए तो आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं उठाएगा आवाज, क्योंकि सबको मजा आ रहा है, सब देख रहे हैं। आप दिखाओगे तो हम देख रहे हैं, आप जितना दिखाओगे हम उतना देख रहे हैं। लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा था, हम आपको उसी नजरों से देखेंगे, आपकी इज्जत हमारे नजरों में कभी नहीं बनेगी। अगर हम उपनिवेशवाद के प्रभाव की बात करते हैं तो उपनिवेशवाद जो होता है उसके उपनिवेशित और औपनिवेशिक दोनों देशों पर दूरगामी और अक्सर विनाशकारी प्रभाव पड़े हैं। मैंने इतने देर से जो भी आपको समझाया ना, इसी के बारे में समझाया। जब भी कोई देश किसी देश को अपना उपनिवेशित क्षेत्र बनाता है, उसके ऊपर अपना पूरा आधिपत्य जमाता है, तो बहुत लंबे समय तक और बहुत विनाशकारी प्रभाव वहां उस जगह पर देखने को अक्सर मिलता है। हम अगर उपनिवेशित क्षेत्रों की बात कर ले तो भारत भी तो गुलाम रहा है अंग्रेजों का। तो इसके कई सारे कारण हैं। हम जब भी गुलाम बने हैं तो किसी न किसी मुख्य कारण का आपको पता नहीं बताया गया। मैं आपको बताता हूं कि अगर भारत मुगलों का गुलाम हुआ है तो वो हुआ है जब पूरे भारत में कई सारे राज्य हैं, जब से बिहार के हाथ से पूरे भारत का कमांड छूटा ना, तब से भारत का बुरा दिन शुरू हो गया। मगध नरेश थे, चंद्रगुप्त मौर्य और भी अशोक सम्राट। अरे इन सबके राज में कोई तूती बोलता था भाई, कोई विदेशी। अरे जब सिकंदर सेल्यूकस को नहीं छोड़ा, वो आके हार के चले गया, जो दुनिया जीत लिया और यहां आके हार गया। और हारा ही नहीं, हारा आया, कहा भाई यहां से तो हार गए, तो अब क्या करें, तो भागना पड़ेगा। इधर ये कहते हैं मौर्य साहब, अरे ऐसे कैसे जाओगे, कुछ आए हो तो दे के जाओ, ऐसे कैसे चले जाओगे, बेटी को ले लो। बेटी से ब्याह कर लिए उनके, कहे कि बेटी को छोड़ दो, बाकी तुम लोग जाओ। इन सबके सामने कोई बोलता था? अशोक सम्राट, नामी, बहुत अच्छा नाम, चक्रवर्ती, उनको बौद्ध धर्म अपनावा दिया। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। अरे अहिंसा करते करते भारत कितना गुलाम हो गया। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत गुलाम हो गया। हम दूसरों के शासन में आ गए। एक समय जब हमारा भारत का तूती बोलता था, अब हम दूसरे के गुलाम होके रह गए। एक बिना बाल वाला आया, नाम नहीं लूंगा, बिना बाल वाला आया, अहिंसा अहिंसा अहिंसा। अरे अहिंसा करते करते देश की ऐसी तैसी कर दी भाई तुमने। अगर अहिंसा से काम चल गया होता ना, तो वो जवान लड़का बिना मूछ, नया मूछ आने वाला लड़का भगत सिंह ना फांसी पे नहीं चढ़ता, राजगुरु फांसी पे नहीं चढ़ता, चंद्रशेखर आजाद ऐसे नहीं मरते। अरे हिंसा से हमें आजादी मिला है, अहिंसा से नहीं। हिंसा हुआ तब आजादी मिला। हिंसा जरूरी है। अगर अगला व्यक्ति नीच है, अगला व्यक्ति अपराधी है, तो हमें हिंसा करना जरूरी है। आगे के पॉइंट में हम बात करेंगे कि जो उपनिवेशित क्षेत्र होते हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, आर्थिक शोषण, उपनिवेशित देशों के साधनों और श्रम का क्रूरता से शोषण किया गया। जितने भी ये बाहर के लोग आके दूसरे क्षेत्रों को अपना गुलाम बनाया या फिर अपने क्षेत्र में अपने अधिकार में लिया, उसके बाद उन्होंने उसके रिसोर्सेज को, उनके श्रम को क्रूरता से शोषण किया, मतलब दोहन किया। जितना ज्यादा से ज्यादा लूट सके उतना ज्यादा से ज्यादा लूटने का कोशिश किया गया। उनकी अर्थव्यवस्थाएं मातृ देश पर निर्भर हो गई। देखो, अपने देश की अर्थव्यवस्था दूसरे के ऊपर निर्भर हो गया। वो भोजन देगा तो खाएंगे, वो कपड़ा देगा तो पहनेंगे, रोजगार देगा तो काम करेंगे। ऐसी हालत हो जाती है उपनिवेशित देशों की, अविकसित रह गई, मतलब उनका विकास कुछ भी नहीं हुआ। ये अंग्रेज, ये गोरे
अपने फायदे के लिए दूसरे देशों का शोषण किया, कृषि पद्धतियों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए बदल दिया। मतलब जो कृषि के लिए फसल था, जिसपे चावल गेहूं मक्का उगता था, उस पे उन्होंने गांजा भांग धतूरा और चाय जैसे बगानों को लगा दिया, जिससे इनका अधिक से अधिक फायदा हो सके, जिससे स्थानीय खाद्य सुरक्षा प्रभावित हो गई। जिसपे हम खेती करते थे, भारत खेती के लिए जाना जाता था। आज भी भारत में 80% जो अर्थव्यवस्था है ना, 70% अर्थव्यवस्था है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खेती के ऊपर निर्भर करता है। और सबसे बड़ी बात, अगर खेती नहीं होगी, अनाज नहीं होगा, तो खाओगे क्या? क्या खाओगे? अब है सोना चांदी खा लोगे, पैसा खा लोगे, हीरा मोती खा लोगे, या जमीन खाओगे? जमीन पर उगने वाला फसल ही खाओगे ना। तो ये सारी चीजें अंग्रेजों ने खराब कर दिया। उन्होंने अपने फायदे के लिए कृषि वाले फसलों को बदलकर नगदी फसल में बदल दिया। कपास उगाओ, कॉफी उगाओ, चाय उगाओ, गन्ना उगाओ, जिससे उनको ज्यादा फायदा हो। नील उगाओ, इन्होंने अफीम की भी खेती करवाई, जिससे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचकर इनका करोड़ों अरबों का फायदा होता था। अब हम अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। समाज के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिला, संस्कृति के अंदर भी परिवर्तन देखने को मिला। ये दोनों परिवर्तन क्यों देखने को मिला? क्योंकि एक देश जब उपनिवेशित हो जाता है, उपनिवेशवाद के क्षेत्र में आ जाता है, तो वहां की सामाजिक परिवर्तन बदलना एकदम सही हो जाता है। मतलब सही क्या? मतलब वो लोग बदल ही देते हैं। जो आपके ऊपर प्रभाव डालते हैं, वो आपके यहाँ के समाज को बदल देंगे, आपके यहाँ के संस्कृति को बदल देंगे। पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं टूट गई। जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारी पद्धति थी, जो हमारा खान पान था, जो हमारी संस्कृति थी, जो हमारा पहनावा था, उन सभी को इन्होंने तोड़ दिया। शिक्षा प्रणाली को बदल दिया। हिंदी संस्कृत पढ़ने की जगह पे बोला अंग्रेजी पढ़ो, फ्रांस के फ्रेंच पढ़ो, भाषा बदल दिया। धर्म बदलने के लिए हमें मजबूर किया गया कि आप चर्च में जाओ। मंदिर में क्या है? आप चर्च में जाके पूजा करो, कैंडल भी जलाओ। और आज भी मैं भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें देखता हूं, हिंदू होने के बावजूद उन्हें अपने देवी देवताओं से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन गुड फ्राइडे के दिन और क्रिसमस के दिन वो कैंडल लेके पहुंच जाएंगे चर्च। ये लड़कियों का भी हाल है और ये लड़कों का भी हाल है। अरे कभी मंदिर जाओ, कभी देवघर जाओ, कभी भोलेनाथ के यहाँ हरिद्वार जाओ, ऋषिकेश जाओ, अरे कृष्ण भगवान की नगरी मथुरा वृंदावन जाओ, पूजा करो। ये पार नहीं लगेगा उनसे, लेकिन वो पहुंच जाएंगे 25 तारीख को कैंडल लेके, धर्म को दिखाने की हम यहाँ पे आए हैं चर्ची में चर्ची खेलने। तो देखिए इससे क्या हो जाता है कि स्थानीय पहचान और संस्कृति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। आज हम कर रहे हैं, हमारा कल बच्चा करेगा। जनरेशन बाय जनरेशन बदलता जाएगा। अपनी देवी देवताओं से किसी का कोई लगाव नहीं होगा और ये सारे धर्म एक तरह से बिखर जाएंगे। मैंने आपको पहले ही बताया, मैं किसी धर्म का बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन भाई जिस धर्म में तुम पैदा हुए हो, जिस धर्म में तुम हो, उस धर्म का तो कम से कम पालन करो। अपने मंदिर जाया नहीं जाता, कैंडल लेके पहुंच जाते हो। जातीय और धार्मिक विभाजन अक्सर उपनिवेशवादियों द्वारा अपने लाभ के लिए बढ़ाया गया। फूट डालो राज करो किसका नीति था? अंग्रेजों का ही था ना। धर्म बदल दो, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, जाति बदल दो, ये ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये बनिया, ये शूद्र, ऐसे करके फूट डाल दो और इन लोगों पर अपना शासन करो। ये सब सभी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के अंदर देखा जाता है। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड हमारा कहता है राजनीतिक अस्थिरता। अस्थिरता का मतलब होता है कि बदलाव, कभी गिरना, कभी उठना, राजनीतिक पार्टियों का बनना, बिछड़ना, टूटना। तो ये सारी चीजें जो हैं वो राजनीतिक अस्थिरता में आएगी। उपनिवेशवादी शक्तियों ने अक्सर स्थानीय शासन प्रणालियों को नष्ट कर दिया। पहले क्या था, उपनिवेशवाद जब होता है ना, तो वहां पहले जो ग्रुप होते थे या फिर जो मुखिया होते थे या फिर उस जगह के जो सरपंच होते थे, इन सभी की जो व्यवस्था थी इसको सबसे पहले नष्ट कर दिया और अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू की। अपने द्वारा बनाए गए नीति नियम कानून प्रिंसिपल को इन्होंने उन जगहों पर थोपना शुरू किया। स्वतंत्रता के बाद इन क्षेत्रों में अक्सर राजनीतिक अस्थिरता और संघर्ष देखने को मिला। जिस प्रकार से 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन था, 150 साल समझो, तो इस समय तक उन्होंने हमारी शासन व्यवस्थाओं को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया, खासकर जाति धर्म संस्कृति में लोगों को बांट बांट कर। तो जब देश आजाद हुआ ना, उसके बाद मतलब स्थानीय जगहों पर कई प्रकार के संघर्ष, लड़ाइयां, मारपीट देखने को मिला। लोग
भारत के डेमोक्रेसी में जुड़ना नहीं चाहते थे। कई सारे ऐसे रजवाड़े थे जो युद्ध पे उतर गए, जैसे निजाम को देख लो, हैदराबाद के निजाम किस प्रकार से उसने विद्रोह कर दिया था। अब हम अगले टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जो टॉपिक हमारा है वो कहता है गरीबी और असमानता। देखिए, गरीबी हमारे भारत में कोई नई चीज नहीं है, शुरुआत से ही रही है। और असमानता का भी प्रभाव हम ये नहीं कह सकते कि उपनिवेशवाद के समय से, इससे पहले भी था, लेकिन यहां पे आके उपनिवेशवाद के समय में कुछ ज्यादा हो गया। उपनिवेशवाद ने गरीबी और असमानता को बढ़ावा दिया। जो गरीब थे और जो असमान थे उनके ऊपर इन्होंने राजनीति किया और शासन करने की व्यवस्था लागू की, क्योंकि अधिकांश धन उपनिवेशवादियों के पास चला गया। जो गोरे थे, जो दूसरे देश को अपने अंदर कंट्रोल में रखते थे, वो ज्यादा पैसे अपने पास रखने लगे। इस कारण से क्या हुआ, अकाल और भूखमरी आम हो गई। अब एक तो बात देखो कि जो कृषि वाले क्षेत्र थे उस पे इन्होंने नकदी फसल उगाना शुरू कर दिया अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए। इन्होंने, जो मैंने आपको बताया था कि नील का, गन्ने का, कोकीन का, भांग का, गांजे का, इन तरह की चीजों को खेती करना शुरू किया, तो लोगों के पास क्या हुआ, खाने के लिए अनाज नहीं था, भूखमरी जैसी चीजें हो गई। ये आम आदमी जो है वो भूखमरी का शिकार हो गया, मरने लगे। उनके पास चारागाह नहीं था, मवेशियों को पालने के लिए जुगाड़ नहीं था, अपने खाने के लिए इनके पास भोजन नहीं था। तो गरीबी और असमानता यहां से भरपूर मात्रा में उपनिवेशी क्षेत्रों में फैलने लगती है। अब मैं आपको उपनिवेशवाद के निष्कर्ष के बारे में बता देता हूं कि निष्कर्ष क्या है अभी तक जो आपने पढ़ा है। उपनिवेशवाद मानव इतिहास का एक जटिल और अक्सर दर्दनाक अध्याय है। जो भी उपनिवेशवाद है ये इंसान की जिंदगी में ही या फिर किसी एक देश के लिए, राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए बहुत ही दर्दनाक अध्याय होता है। इसने विश्व के मानचित्रों को बदल दिया। जितने भी इतिहास की चीजें थे, मानचित्र थे, सबको उपनिवेशवाद ने बदल दिया। राष्ट्रों के भाग्य को आकार दिया। अलग अलग राष्ट्रों के तौर तरीके, संस्कृति, विचार, नियम, कानून, भाषा, खान पान, इन सभी को तय करने वाले उपनिवेशवाद के अंदर जो देश आते थे वो थे। और आज भी अंतरराष्ट्रीय संबंधों और विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को प्रभावित कर रही है। क्या होता है कि आज भी इन लोगों के द्वारा वैसे निचले स्तर पर पैदान पे मौजूद देशों को इन लोगों की जो ताकतें हैं वो प्रभावित करती है। उपनिवेशवाद के प्रभावों को समझना वर्तमान विश्व व्यवस्था और वैश्विक असमानताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आज जिस प्रकार से हर एक देश का पावर अलग अलग है, हर एक देश की कैटेगरी अलग अलग है, हर एक देश की क्षमता अलग अलग है, ऐसे में आज असमानताओं के बारे में, चाहे वो वैश्विक असमानता हो या विश्व व्यवस्था की असमानता हो, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो आज के टॉपिक में मैंने आपको पूर्ण रूप से सिर्फ और सिर्फ उपनिवेशवाद और उपनिवेशी देशों के बारे में बताया है। आशा करता हूं वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। यदि जानकारी पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।